कहते हैं ना कि मैं चलता गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। What are the ingredients of a successful leader? मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में कभी ताला नहीं लगता यहाँ पे। क्या है रौनक कि समय के साथ टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड हो। ये दुनिया की जो साइज है, जो लेवल है, उसमें ये घटनाएं होती रही और ये हमेशा होती रहते। सर अभी जो यंग प्रोफेशनल्स आते हैं आजकल ये वर्क स्ट्रेस टॉक्सिक वर्क कल्चर एक क्लास के काफी लोगों का सुसाइड और केस हुआ था। I think I am not the right person to give answer of this question. मेरी कोई अकेले की एबिलिटी नहीं है। ये चॉइस टीम का कंबाइंड एफर्ट है। पहला गाइडेंस थी यही, उसको बैठी नहीं बात दीजिए। Welcome to another episode of Chat with CA Bamda. We have with us CA Kamal Poddar. Mr. Poddar is a very prominent figure in the corporate world, being an MD at Choice International and various other group companies, and a philanthropy work also. Welcome, sir, to our podcast. थैंक यू रोना। So, sir, आपकी जर्नी क्या है from being into village to now in Mumbai and starting Choice, मतलब helping Choice and growing Choice so much? रौनक, इट इज अ वेरी कॉमन जर्नी जो राजस्थान में शेखावाटी एरिया जिसको बोलते हैं, चोरू झुंझुनू सीकर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ पर कोई काम के बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो वहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो बाहर जाके काम करने का ही एक रास्ता होता है। मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बीकॉम हो गई है, ऐसे बॉम्बे में एक सीए हॉस्टल है। तो जो आरबीजी हॉस्टल है ये हमारे बिसाऊ के ही मदन लाल जी राजपुरिया थे जिन्होंने बनवाया था शुरू में, और पहले इसका नाम भी मदन लाल राजपुरिया विद्यार्थी गृह होता था। तो वहाँ पर अपने को सीट भी मिल जाएगी, तो वहाँ जाके सीए करो, आगे सीए का अच्छा स्कोप है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो उस उद्देश्य से बॉम्बे आए 1999 में, और यहाँ के सीए हॉस्टल में एडमिशन लिया और एस के पाटोदिया एंड एसोसिएट सुनील जी पाटोदिया के पास मैंने आर्टिकलशिप चालू की। तो रिश्ते में वो मेरे वैसे बड़े भाई लगते हैं, बुआ जी के लड़के हैं, तो उनके पास आर्टिकलशिप चालू हुई। ऑनेस्टली तब ऐसा कोई विज़न नहीं था, तब कोई ऐसा एम्बिशंस भी नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ करना था। सीए कंप्लीट की, फिर सीए प्रैक्टिस हमारी एस के पाटोदिया एंड एसोसिएट पेरेड फर्म है, जहाँ पर हमने सीए प्रैक्टिस का काम किया। और फिर 2009 में हमने चॉइस चालू की, चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। ये एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी थी, एनबीएफसी थी, जो हमने टेक ओवर करी थी। और धीरे धीरे फिर एक एक करके चीज़ें बनती गई। कहते हैं ना कि मैं चलता गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। तो इस तरीके से टीम बनती गई और चीज़ें आगे बढ़ती गई। तो सर आपकी जर्नी में क्या कैसे कुछ हर्डल्स और आपने उनको ओवरकम कैसे किया? ऐसा है रौनक कि अगर कोई जर्नी अगर विदाउट हर्डल है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं आप गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे। क्योंकि कोई भी जर्नी जहाँ थोड़ी बहुत भी अपन उसके साथ सक्सेस वर्ड जोड़ते हैं, या एक माइलस्टोन वर्ड जोड़ते हैं, तो अगर आप कोई माइलस्टोन अचीव करते हो या आप एक कोई छोटी मोटी सक्सेस स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हो और उस जर्नी में हर्डल नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप गलत ट्रैक पे हो। तो हर्डल्स आए, निश्चित रूप से आए, बहुत सारे आए। कई दौर ऐसे भी आए जब रात को सोते समय ये नहीं पता था कि सुबह उठेंगे तो क्या माहौल रहने वाला है। खुद की गलतियों के कारण भी आए, दूसरों की गलतियों की सजा भी मिली, लेकिन ईश्वर का साथ रहा, आदरणीय सुनील भाई साहब का गाइडेंस रहा, उनका मोटिवेशन रहा। वो हमेशा विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव कैसे रहना है, कैसे खुद को संयमित रखना है, कैसे उन परिस्थितियों में आपको धैर्य से काम लेना है, वो चीज़ें सिखाई। तो परिस्थितियाँ आई, लेकिन वो जैसे आई वैसे ही निकलती चली गई। और इवन आज भी रोज एक एग्जाम देते हैं, रोज पास होते हैं, रोज आगे बढ़ते हैं। तो सर जैसे आप अभी बोले एग्जाम देते हैं, आप चॉइस इंटरनेशनल जैसी लिस्टेड बड़ी कंपनी को आप लीड करते हैं, सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर? एक्चुअली जो इंग्रेडिएंट्स की अपन बात करते हैं, तो चॉइस जो हमारा नाम है ये 6 अक्षरों से मिलके बना हुआ है, CHOICE। तो ये 6 अक्षर बेसिकली हमारी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। C है कमिटमेंट है, H हार्ड वर्किंग है, O ऑप्टिमिज्म है, I इनोवेशन है,
सी कंसिस्टेंसी है और ई एम्पावरमेंट है। तो ये जो 6 वैल्यूज है, कमिटमेंट, हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिज्म, इनोवेशन, कंसिस्टेंसी एंड एम्पावरमेंट, ये 6 वैल्यूज मुझे हमेशा मोटिवेट करती है या हमें गाइड करती है हाउ टू मूव अहेड। तो जितनी भी हमारी टीम है वो पूरे कमिटमेंट के साथ काम करती है, हार्ड वर्किंग के साथ काम करती है। मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में कभी ताला नहीं लगता है यहाँ पे, ये 24 घंटे चालू रहती है। तो हमारे कोई भी वर्टिकल्स है जिनको काम है, अगर रात को भी काम है, दिन में जब भी काम है, संडे भी काम है, तो वह यहाँ आए, अपना काम करें और आराम से अपना काम करके जाए। बिल्डिंग को संभालने के लिए लोग हैं जो अपने आप पूरी व्यवस्था देखते हैं। तो कोई ताला खोलना है कि आके बैठना, वैसा कुछ भी नहीं है। सारी व्यवस्था जैसे वर्किंग डे की तरह रहती है, वैसे ही उसके लिए वो नॉन वर्किंग आवर्स और नॉन वर्किंग डे में भी रहे, ओके। तो उस हार्ड वर्किंग के साथ काम करते हैं। टेक का हमने काफ़ी एडवांस लेवल पे यूज किया है, तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हमेशा रहता है। टीम हमारी पूरी एम्पावर्ड है, हमारे जितने भी वर्टिकल हेड्स हैं, जितने भी हमारे सेकेंड लाइन मेंबर्स हैं, वो सब फुल ऑनरशिप के साथ काम करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। वही सब मिलके एक टीम जो बनती है वो चॉइस है। तो सर जैसा भी आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बोला, अब एआई का काफ़ी इंक्लूजन हो रहा है। सो आप लोग कैसा प्लान कर रहे हो एआई को चॉइस ग्रुप में इंक्लूड करने का या उससे एक्टिविटीज़? क्या है रौनक कि समय के साथ टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड हो, और ये एक बेसिक प्रक्रिया है। एआई एक टूल है, अब उस टूल को अपन कैसे यूज करते हैं। जिसने भी आग बनाई थी, फायर बनाई थी, उसने आग बनाई थी रोटी पकाने के लिए, घर जलाने के लिए नहीं बनाई। तो आप उसका उपयोग कैसे करते हैं ये इस पे डिपेंड करता है। तो एआई भी एक टूल है, उस टूल को आप कितना कंस्ट्रक्टिव यूज करते हो, कितना डिस्ट्रक्टिव यूज करते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय की बहुत बड़ी नीड है, और अपने आप को आपको समय के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, हिंदुस्तान मोटर्स, एचएमटी घड़ियां, नोकिया, कोडेक, जिन्होंने अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया, और एक समय वो पूरे मार्केट को लीड करते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं किया वो सिस्टम से बाहर होते। तो अगर आज हम अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते। तो हम एआई को भी बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं हमारे सिस्टम्स में। हमारी ब्रोकिंग एप्स वगैरह है, हमारी जो वेल्थ मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस है, जो हमारी एनबीएफसी की टीम है, वो एआई कुछ के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो रही है, काम कर रही है, और हम भी लोगों को एआई के माध्यम से बहुत अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं। सो सर अभी अगर हम देखें चॉइस इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के उससे स्टार्ट हुआ है, तो हाउ विल यू सी द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स द नेक्स्ट 5 years? फाइनेंशियल मार्केट हमेशा ग्रोथ का ड्राइवर रहेगा। जब भी कोई देश ग्रो करेगा, वो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो हमेशा उसमें लीड रोल करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी जो है या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो हर इंडस्ट्री की नीड है। चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंस सबकी नीड है। तो फॉर्चुनेटली वी आर इन द फील्ड जहाँ हर इंडस्ट्री की नीड है। और जैसा कि आप जानते हो, आपने मोदी जी से भी सुना होगा, या जो भी इकोनॉमिस्ट है वो आंकड़े देते हैं कि आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 75 years of independence, we reached at the 4 trillion level of economy, and in next 20 years we will be around 40 trillion economy. तो यहाँ से 10 टाइम्स होने वाला है। यहाँ से अगर 10 टाइम्स होने वाला है, तो फाइनेंस का जो बाजार है वो भी यहाँ से 10 गुना होने वाला है। तो उसका बेनिफिट हमको भी मिलेगा, और हमारी जैसी जो और कंपनियां तैयार हो रही है उनको भी मिलेगा। सो सर आप क्या ट्रेंड अभी स्टॉक मार्केट में आप फॉलो करते हो, जो लेटेस्ट ट्रेंड या कुछ अगर को? स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेंड गारंटी करता है। स्टॉक मार्केट हर पल एक नई स्टोरी है। इसको आप जितना समझने के लिए जाते हो तो आपको पता चलता है कि उसका 90% अभी भी समझ के बाहर है। तो इट इज, और हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हमारा कोई टॉप अकाउंट नहीं है, हम खुद भी कोई ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हम ब्रोकिंग करते हैं, क्लाइंटों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट ट्रेड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज में काम करते हैं। हमको फर्क नहीं पड़ता मार्केट कम है या ज्यादा है। हाँ, फर्क पड़ता है जब मार्केट डाउन होता है तो क्लाइंट उससे दूर हो जाते हैं, थोड़ा उसमें कम पार्टिसिपेट करते हैं।
वो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हम खुद ट्राई नहीं करते, इसलिए मेरे को उन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया है। सर लाइक ग्लोबल में काफ़ी चीज़ें हो रही जैसे ईरान, इराक और रशिया यूक्रेन। सो वो आपको क्या लगता है एक दिन स्मार्ट पेपर कैसे इम्पैक्ट? देखिए, दुनिया की जो साइज़ है, जो लेवल है, उसमें ये घटनाएँ होती रही और ये हमेशा होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये घटना कभी बदली है। आज अगर हम पिछले 20-30 सालों का इतिहास देखें, तो उन सब में ये घटनाएँ बार-बार हुई है। लेकिन उसके बाद भी हम 25,000 के इंडेक्स पे खड़े हैं, निफ्टी पे खड़े हैं। तो ये घटनाएँ हैं, उनका क्षणिक इम्पैक्ट होता है, बहुत शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है। लेकिन लॉन्ग रन में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, रशिया यूक्रेन है, वो 3 साल से लड़ रहे हैं। ठीक है, लोगों को समझ में आ गया, रशिया के मार्केट भी चल रहे हैं, यूक्रेन के बाज़ार भी चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बाज़ार भी चल रहे हैं। तो इनसे बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से ये सब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, जो हमेशा होती आई है और हमेशा होती आएगी। सर अभी जैसे इंडिया मेजरली इनटू अ मिडिल क्लास इकोनॉमी का है। सो एज अ मिडिल क्लास और एज ए यंग प्रोफेशनल उनको कैसा इन्वेस्ट मतलब कितना परसेंट आपके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी में या स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? तो दोनों का ऐसा है, हिंदुस्तान जो है वो सेविंग्स के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। हम सेविंग्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत मान्यता देते हैं और हम जो भी अर्न करते हैं उसमें से एक पोर्शन हम सेविंग में डिलीट कर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सेविंग्स को कभी वेल्थ में कन्वर्ट करने के ऊपर होमवर्क नहीं, और यही कारण है कि इंडिया के लोगों के पास पैसा होते हुए भी वेल्थ नहीं है। तो आज जब नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां तैयार हो रही है। हमारे चॉइस में ही एक डिवीजन है जो वेल्थ के ऊपर गाइड करती है लोगों को। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, उनको स्टार्ट है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एसआईपी के थ्रू करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हर फील्ड में प्रोफेशनल्स का अपना एक रोल है। जैसे आप बीमार हुए तो आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जाना चाहते हो। अगर कोई लीगल मैटर है तो आप बढ़िया से बढ़िया वकील के पास जाना चाहते हो। तो वैसे ही आपकी हार्डकोर सेविंग जब आप किसी को हैंड ओवर कर रहे हो, तो आप ये देखो कि कौन प्रोफेशनल उसको हैंडल कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में वो सब सीज़ेड प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने फुल टाइम ये काम करना है। उनका जो रिसर्च लेवल है, उनका जो नॉलेज लेवल है, वो एकदम एडवांस लेवल का होता है। तो निश्चित रूप से कोई भी आज अगर कोई नया बच्चा इसके अंदर आ रहा है, तो उसको म्यूचुअल फंड के रास्ते से इस मार्केट में एंट्री करना चाहिए। पहले उसको एसआईपी के थ्रू जाना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए, समझना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स ने कौन से शेयर लिए हैं, कब लिए हैं, क्यों लिए हैं, उनका मार्केट इम्पैक्ट क्या है, उन सबको स्टडी करना चाहिए। और फिर अगर जब उसको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आती है, तो उसका एक बहुत छोटा-सा पोर्शन धीरे-धीरे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी कर सकता है। या फिर को अगर अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहता है, तो पहले इसकी प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर अभी जो यंग प्रोफेशनल्स आते हैं आजकल ये वर्क स्ट्रेस टॉक्सिक वर्क कल्चर एक क्लास के काफी लोगों का सुसाइड और केस हुआ था। तो उस पे आपका क्या व्यू है? बिकॉज ये जब मेरे पापा या उनके ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी, नहीं भी होती थी तब भी वो होता था कि ये ठीक है, ये तो नॉर्मल यूजुअल कोर्स है। बट आजकल वो ज़्यादा एक वो मेंटल हेल्थ और ये सब उभर के आ रहा है। I think I am not the right person to give answer of this question, क्योंकि हमने तो घर और ऑफिस दोनों में ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप किया है कि हर आदमी काम भी करता है, एन्जॉय भी करता है, अपने आप को प्रॉपर डेवलप करता है। तो कहीं भी कोई ऐसा नेगेटिव थॉट्स या वर्क प्रेशर या ऐसा कोई अनड्यू प्रेशर, कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं है, हमें कभी महसूस भी नहीं की। आप हमारी टीम के लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो अब क्यों ऐसा करते हैं लोग? उनकी क्या उसके पीछे की मनस्थिति होती है, कैसी होती है? क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअली भी जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ यही चीज़ें आती है कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, आप पॉजिटिव रहो और आपके आस-पास का एनवायरनमेंट आप पॉजिटिव रखो। तो हम तो उसमें बिलीव करते हैं और उसी को आप जीते हैं। इसलिए कभी ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसी कोई विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं, और ऐसा भी मेरे आस-पास भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसने कभी मेरे से इस तरीके की कोई डिस्कशन की हो। सर आप व्हाट क्वालिटीज़ आपकी जो थी जो आज कितनी और ऊँचाई तक आप पहुँच पाए? जो पहली बात तो मैं कोई ऊँचाई पे पहुँचा नहीं।
पर ऐसी कोई क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। तो ईश्वर की कृपा है और आदरणीय सुनील भाई साहब का गाइडेंस था और जितने भी मेरे टीम मेट्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन सबका कंबाइंड एफर्ट है कि आज हम एक अच्छे साइजेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आपको चलाना होता है तो उसमें एक प्रॉपर व्यवस्था बनानी होती है। तो सबने एक जॉइंट सहमति से मुझे उसका एमडी बनाया हुआ है। मुझे उन्होंने वो मौका दिया हुआ है, उसके लिए मैं मेरे जितने भी टीममेट्स हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब मिल के काम करते हैं। इसमें कोई मेरा अकेले का कोई रोल या मेरी कोई अकेले की एबिलिटी नहीं है। ये चॉइस टीम का कंबाइंड एफर्ट है। हर आदमी का अपना एक रोल है और वो उस रोल को बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ये फील्ड पूरी अच्छी बात। सर आपके जो मेंटर हैं सुनील सर, उनके बारे में जरा। टीम जी 1989 में बॉम्बे आए थे। 1991 में उन्होंने सीए कंप्लीट किया। दोनों वैसे उनके बैरक्स रहते थे, लेकिन ओरिजिनली वो पिशावर के पास एक छोटा सा गांव है पाटोदा, वहाँ से बिलोंग करते थे। सुनील भाई साहब का बर्थ पाटोदा नहीं हुआ था, फिर वो यहाँ पे सीए करने के गए और सीए करने के बाद में 1 जून 1992 को उन्होंने एस के पाटोदिया ने एसोसिएट जो सीए बना उसकी ड्यू लगती थी। कारोबारी ने कोई एक बहुत छोटा सा टेबल स्पेस था जहाँ से उन्होंने टेबल शुरू हुई। 1999 के साथ जुड़ा एज ए आर्टिरा और 1999 से 18 फरवरी 2022 को जब वो उन्हें छोड़ के चले गए, तब तक शायद ही कोई ऐसा दिन था जब हम नहीं मिलते थे, नहीं बात करते थे। अगर कभी हम में से कोई बाहर होता था तो भी फ़ोन पे बात ज़रूर होती थी। तो ये 22-23 साल का सफ़र ऐसा रहा जहाँ हमने हमारे जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं था जहाँ हमने बात नहीं करी, जहाँ हमने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया। उनका एक अनकंडीशनल सपोर्ट, लव एंड अफेक्शन मेरे ऊपर हमेशा रहा। अगर मैं उसको दूसरे शब्दों में बोलूँ तो जो मुझे सुनील जी ने किया, वो मैं अपने सगे बेटे को या अपने सगे भाई को नहीं दे सकता। और कुछ लेवल का उनका स्नेह मेरे ऊपर हमेशा रहा। गाइडेंस उनका ही गाइडेंस था, क्योंकि मैं तो राजस्थान, मेरे कभी पिताजी ने बिजनेस नहीं किया, मेरे कभी दादाजी ने बिजनेस नहीं किया, मेरे फैमिली में किसी ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया। आई डोंट हैव एनी बिजनेस जीन्स इन माई हेरिडिटरी उसमें। तो आज अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाने का मौका मिल रहा है और मैं कहीं उसमें कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, तो ये प्योरली सुनील जी का गाइडेंस और उनका ब्लेसिंग्स था कि उन्होंने इस लाइफ बनाया, सीए करने में सपोर्ट किया। सीए होने के बाद उन्होंने मुझे मैनेजमेंट की बारीकियाँ सिखाई, लीडरशिप की बारीकियाँ सिखाई, टीम को कैसे साथ लेके चलते हैं वो चीज़ें सिखाई, कैसे आप लोगों को जोड़ के रख सकते हो, कैसे आप उनके साथ चल सकते हो, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में आपको कैसे हम्बल रहना है, कैसे आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। जो वैल्यूज़ उन्होंने सिखाई, कोशिश करता हूँ वैल्यूज़ वो जीवन में डे टू डे लेवल पे एडॉप्ट करने की, ऊपर एग्जीक्यूट करने की, और वही चीज़ें हेल्प करती है रोज़ आगे बढ़ती है। सर लाइक आप ऑलरेडी काफ़ी फिलैंथ्रोपी वर्क भी करते हो, साथ-साथ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्यों ना मैनेज कैसे कर पाते हो इतनी से? देखिए फिलॉन्थ्रॉफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मूवी आदरणीय सुनील जी ने हमें हमेशा बताया कि जब हम पहले से 5वीं क्लास में पढ़ने गए, वो स्कूल है वो किसी से ने आप आता है उन्होंने नंबाया। फिर जब हायर सेकेंडरी स्कूल में गए वो किसी ने नंबाए। जब वो कॉलेज में गए वो कॉलेज की बिल्डिंग, वो कॉलेज किसी ने बनवाई। बॉम्बे आके सीए किया तो वो हॉस्टल किन्हीं लोगों ने बनवाया। जब कभी बीमार हुए किसी हॉस्पिटल में गए तो वो किसी ने बनवाया। तो वो हमेशा कहते थे कि कमल इस जीवन में हमारी आवश्यकताओं से अधिक अगर ईश्वर ने हमें दिया है तो वो हम उसके ट्रस्टी हैं। वो समाज का पैसा है और वो समाज के काम आना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी ज़रूरतों को सीमित रख के समाज के लिए काम किया, वो चीज़ों को यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँचे। अगर उन लोगों ने वो स्कूलें नहीं बनाई होती, उन लोगों ने वो हॉस्पिटल नहीं बनाए होते, तो हम कैसे यहाँ तक पहुँचते? तो हम यहाँ तक पहुँचे क्योंकि समाज के वो लोग थे जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखा और अपने जो साधन उनको मिले उससे उन्होंने समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो ये थ्योरी को आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम फॉलो करते हैं कि हमारी आवश्यकताओं से ज़्यादा कि ईश्वर ने हमको दिया है, कुछ समाज के किए है और कोशिश करते हैं कि समाज पर कैसे बेस्ट रूप में उसको रिटर्न कर सके। तो इसमें कोई बैलेंस करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। ये अल्टीमेटली माइंडसेट है और माइंडसेट ऐसा है वो कि जिस दिन अपन ये सोच लेते हैं कि अपन कर रहे हैं, उस दिन वो हो ही नहीं पाएगा। तो वो तो ईश्वर की कृपा है जो वो अपने से करवा रहा है।
तो आज वो हमेशा उसका थैंकफुल होना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना देना चाहिए कि उसने आपको इस लायक बनाया है और आपको वो इस लायक समझता है कि वो यहाँ पर कोई भी काम करवाने के लिए आपको उपयोग कर रहा है। और वो जब तक आपको उपयोग कर रहा है तब तक आप वो काम कर रहे हैं। जिस दिन उसको लगेगा कि आपसे इतनी पात्र हो, किसी और से वो काम करवा रहे हैं। तो हमें कभी भी जीवन में इस चीज़ का घमंड नहीं रखना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। वो छोटी-सी कहानी याद आती है कि अयोध्या के प्रधानमंत्री थे रहीम दास जी, तो वो रोज़ सुबह-सुबह दान देते थे। तो उनके बारे में कहानी फेमस हुई है, वो जब दान देते हैं तो उनकी आँखें बंद होती है। वो देखते नहीं है, तो कई दान लेने वाले हैं वो 2-2 3-3 पर लाइन लगा के ले जाते थे। तो सरयू के उस पार, गंगा के उस पार तुलसीदास जी बैठते थे, उनके पास पहुँची। तो तुलसीदास जी ने चिट्ठी लिख के और रहीमदास जी को भेजी कि ऐसी करनी हित सीखे हो सेन, जो कर ऊँचो है त्यों तो नीचे ने। कि ऐसी आप में करनी कैसे सीखी कि जैसे-जैसे आप हाथ ऊपर कर रहे हो, आपके नैन अब नीचे होते जा रहे हैं, जो लोगों को तो घमंड होता है। तो रहीमदास जी ने भी बहुत सुंदर लाइन लिख के वापस तुलसीदास जी को जवाब दिया कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहत, लोग भरम मुझ पर करे, ताते नीचे ने। तो देने वाला तो कोई और है और वो दे रहा है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन लोग भरम ये कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसके लिए मेरे नैन नीचे है। तो जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक आप कर पाओगे। जब आप भी ये घमंड आ जाएगा मैं कर रहा हूँ, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब कुछ करते भी नहीं, जो ईश्वर कराता है वो हम कर देते हैं और उसके लिए रोज उसके शुक्रगुजार हैं कि वो अपने से करवाना है। तो सर आखिरी में अगर मैं पूछूँ तो ऑफ कोर्स आपने पूरे की उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी है, बट जो यंग प्रोफेशनल है या एक यंग बच्चा है जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए क्या किराना अगर कुछ गाइडेंस है अगर उस पे ये पहला गाइडेंस तो यही उसको बैठी नहीं बात दीजिए। क्योंकि अगर आप समय नहीं कि काम करोगे तो आप कभी भी एक लेवल से आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से बाकी सारे लोगों ने काम किया है उस तरीके से अगर आप करोगे तो आप वहीं तक पहुंच पाओगे जहां तक सारे लोग। पाथ ब्रेकर्स हमेशा नए पाथ बनाते हैं। तो यंग एंटरप्रेन्योर जो भी नए बच्चे आज काम सीखने के लिए जा रहे हैं या करने के लिए जा रहे हैं, वो दो ही चीज ये सीख है। एक, वो समय देख के काम ना करे और दूसरा, जो भी उनके सीरियस काम में उसको वो पूरी शिद्दत से करे। होता क्या है कि हमने काम शुरू किया नहीं और हम अपने आप को एक्सपर्ट ठानने लगते हैं। हमको लगने लग जाता है कि हमको कौन सिखाएगा, हमको तो सब आने लग गया है। 2 महीने हमने किसी सब्जेक्ट में काम नहीं किया, हमको लगने लग गया हमको तो सब आने लग गया है। तो ये जो अहंकार की भावना है, ये उसको सबसे पहले खत्म करनी पड़ेगी। उसको एक सीखने के पात्र के रूप में खड़ा होना पड़ेगा और जब वो सीख जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा। तो अगर उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो उसको संभलने से सीखना पड़ेगा और उसको समय देख के काम नहीं करना पड़ेगा कि ये 2 चीज़ों का अब ध्यान रखता है, तो उसकी ग्रोथ को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सो सर आपके साथ जितनी भी देर हमने क्वेश्चन आंसर्स किए मतलब काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन से सो थैंक यू सर फॉर द थैंक यू रोना।